हाय दोस्तों, देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो द्वितीयक लैंगिक जनन नर मतलब कि मेल में द्वितीयक लैंगिक जनन मतलब द्वितीयक लैंगिक जो अंग है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा था कि जो प्राथमिक मतलब कि नर का जो प्राथमिक लैंगिक अंग था उसे मतलब विषण को क्या कहते हैं, विषण की अंतःसंरचना क्या होती है। ठीक है, विषण में क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में कि नर के मतलब मेल के द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में। ठीक है, मतलब कि द्वितीयक लैंगिक अंग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसको बोलते हैं मुख्य ऑर्गन। ठीक है, मुख्य ऑर्गन। ठीक है, तो मुख्य सेक्स ऑर्गन जो होता है, जो द्वितीयक मतलब कि द्वितीयक लैंगिक जनन होता है, यह क्या करता है, इसका कार्य होता है कि जो प्राथमिक लैंगिक मतलब कि विषण जो होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग विषण को क्या करता है, यह सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कौन करता है, तो द्वितीयक लैंगिक अंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर पूछा जाए कि प्राथमिक लैंगिक अंग को कौन सहायता प्रदान करता है, तो बोलेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग या मुख्य लैंगिक अंग। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो द्वितीयक लैंगिक अंग मुख्य अंग है, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा दो भागों में बांटा गया। तो जो पहला हमारा है मतलब कि दो भागों में बांटा गया, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथि है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट, डक्ट। ठीक है, देखो एसेसरी का अर्थ होता है, एसेसरी का अर्थ होता है सहायक, और जो डक्स होता है इसका अर्थ होता है नलिकाएं। ठीक है, डक्स का अर्थ होता है नलिकाएं, तो इसको बोलेंगे सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं। ठीक है, तो देखो मतलब कि जो द्वितीयक लैंगिक अंग है, तो इसका पहला भाग है क्या है, उसको बोलते हैं सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, और जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, देखो जो ग्लैंड होता है इसका अर्थ क्या होता है, ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि और एसेसरी का अर्थ होता है सहायक, तो इसको बोलेंगे सहायक ग्रंथि। ठीक है, तो सहायक ग्रंथि हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं थोड़ा कि जो द्वितीयक लैंगिक है इसको दो भागों में बांटा गया। पहला सहायक नलिका है और दूसरा होता है सहायक ग्रंथि। तो अभी हम देखते हैं कि जो सहायक नलिकाएं होती है ये कितने भाग की होता है। ठीक है, जो सहायक नलिकाएं ये कितनी होती है। ठीक है, तो बोलेंगे कि सहायक नलिकाएं 4 होती है। ठीक है, सहायक नलिकाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला बोलेंगे रेड टेस्टिस, रेड टेस्टिस। ठीक है, रेड टेस्टिस को बोलते हैं वृषण जालक। देखो अभी इसको मिटा देते हैं, अभी बाद में इसको पढ़ेंगे। देखो वृषण जालक हुआ। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वायस इफ्रेंटिया, इफ्रेंटिया। ठीक है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। ठीक है, वैस इफ्रेंटिया, वैस इफ्रेंटिया जो होता है इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। ठीक है, और होता है हमारा तीसरा होता है उसको बोलते हैं एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस। ठीक है, तीसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एपिडिडिमिस, जिसको बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण। और जो चौथा भाग होता है जिसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस, इसको बोलते हैं शुक्र नलिकाएं, शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां। ठीक है, तो देखो मतलब कि जो सहायक नलिका मतलब सहायक अंग थे, मुख्य अंग थे, तो मुख्य अंग के दो भाग बांटे गए, सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथि। जो सहायक नलिकाएं होती है इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये सहायक नलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। बोलेंगे कि जो 4 होती हैं वे कौन कौन सी होती हैं। पहला होता है हमारा रेड टेस्टिस जिसको बोलते हैं वृषण जालक, दूसरा होता है वैस इफ्रेंसिया जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिका, तीसरा होता है हमारा एपिडिडिमिस जिसको बोलते हैं अधिवृषण, और चौथा होता है हमारा वैस डिफरेंस जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनियां। ठीक है, तो ये हमारे 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, सहायक नलिकाओं का। अब देखो जो द्वितीयक लैंगिक अच्छे मतलब कि द्वितीयक लैंगिक अंतर्गत जो आया है सहायक नलिकाएं, तो सहायक नलिकाओं के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो सहायक नलिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अब इसको पॉइंट पॉइंट समझ लेते हैं। देखो तो जो यहाँ पर रेड टेस्टिस है, ठीक है, रेड टेस्टिस वृषण जालक, बोलेंगे वृषण जालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो बस वृषण जालक आपको बताना होगा, तो बस बोलेंगे कि वृषण, ये कोई वृषण है, बोलेंगे वृषण को अनुप्रस्थ काट काटने पर, ये कोई अनुप्रस्थ हमने काट काटा,
ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, ऐसे अनुप्रस्थ काट दिया। जब हम इसको अनुप्रस्थ काट के देखे थे तो इसके अंदर छोटे छोटे पिंडक पाए गए। क्या पाए गए? छोटे छोटे पिंडक पाए गए। और उसी पिंडक में क्या पाए गए? शुक्रजन नलिकाएं पाई गए। जैसे यहाँ पर छोटे छोटे पिंडक पाए गए, यहाँ पर छोटे छोटे पिंडक पाए गए, और इसी पिंडकों में क्या पाए गए कि शुक्रजन नलिकाएं पाई गई। शुक्रजन नलिकाएं, तो यही जो शुक्रजन नलिकाएं होती है इसके अंदर, इसके विसर्ग के अंदर जो जब अनुप्रस्थ काटे जो पिंडक दिखा है, पिंडक में शुक्रजन नलिकाएं पाई गई। यही शुक्रजन नलिका क्या होती है, जब आपस में संघनित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? संघनित हो जाती हैं। तब क्या करती हैं? एक जाल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, कुछ इस टाइप का ऐसे टेढ़े मेढ़े क्या करेंगे, एक जाल का निर्माण कर लेती हैं। उसी को बोलते हैं विसर्ग जालक। क्या बोलते हैं? विसर्ग जालक। देखो विसर्ग जालक जिसको बोलते हैं रेड टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेड टेस्टिस। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रेड टेस्टिस। तो ये हमारा विसर्ग जालक हुआ। बस बोलेंगे कि जब विसर्ग को अनुप्रस्थ काटने पर जो छोटे छोटे पिंडक पाए गए, उसी पिंडक में शुक्रजन नलिका पाई गई, और वही शुक्रजन नलिका क्या करे, जो अतिकुंडलित होकर के एक जाल का निर्माण करते हैं, वही जालक क्या कहलाते हैं? विसर्ग जालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुआ, विसर्ग जालक हो गया। अब देखो वैस इफ्रेंसिया, वैस इफ्रेंसिया इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। अब देखो इसके नाम में ही परिभाषा, शुक्रवाहिका ये क्या करेगी? शुक्राणु को मतलब वाहक का कार्य करती है, मार्ग प्रदान करती है। बस ठीक है, तो इसका परिभाषा कुछ अलग है। बोलेंगे कि अभी जो ये विसर्ग जालक, ठीक है, जैसे विसर्ग जालक कुछ इस टेढ़े मेढ़े से बना, ठीक है, तो विसर्ग जालक से बोलेंगे कि विसर्ग जालक से छोटी छोटी पतली नलिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पतली नलिकाएं। और कितने निकलती हैं? लगभग 12 से 20। ठीक है, तो बोलेंगे कि विसर्ग जालक से पतली पतली 12 से 20 नलिकाएं निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिका, वैस इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं? वैस इफ्रेंसिया, शुक्रवाहिका। तो देखो शुक्रवाहिका बस क्या होता है कि जब विसर्ग जालक है, विसर्ग जालक से जुड़ा रहेगा 12 से 20 नलिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो मतलब ये जो नलिकाएं होती है, अब ये आगे चल के कहाँ खुलेंगी? एपिडिडिमिस में, अधिविसर्ग में। कहाँ खुलेंगी? अधिविसर्ग में। ठीक है, बस बोलेंगे शुक्रवाहिका जो होती है, शुक्रवाहिका नलिकाएं होती हैं, ये शुक्र जालक के छोटे छोटे शुक्र जालक से छोटे छोटे नलिकाएं निकल जाती हैं, जिसे हम शुक्रवाहिका बोलते हैं। ये आगे चल के एपिडिडिमिस में खुलता है, मतलब कि अधिविसर्ग में खुलता है। ठीक है, बस इतना ही। अब देखो एपिडिडिमिस क्या होता है, इसके बारे में जान ले। एपिडिडिमिस क्या होता है? अब देखो यहाँ से छोटे छोटे शुक्रवाहिका नलिकाएं आई और यहाँ पर जालक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुक्रजन नलिकाएं आई है, मतलब कि शुक्रवाहिका नलिकाएं हैं, तो बस बोलेंगे कि यहीं से क्या होता है, कैसे टेढ़ा मेढ़ा क्या करेगा, एक नलिका बन जाता है। ठीक है, लगभग कितना? 6 मीटर का। बोलेंगे कि शुक्रवाहिका से 6 मीटर लंबी अतिकुंडलित एक नलिका होता है। अब देखो, अब 6 मीटर इतना नापते रहेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 6 मीटर अतिकुंडलित मतलब कि ये स्प्रिंग टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा? स्प्रिंग टाइप का रहेगा। ठीक है, तो जो 6 मीटर वो स्प्रिंग टाइप का रहता है, जिसको बोलते हैं हम अधिविसर्ग। बोलेंगे कि यह क्या होता है? यह 6 मीटर लंबी अतिकुंडलित एक नलिका होती है। क्या होती है? अतिकुंडलित नलिका होता है। ये आपस में संयोजी, मतलब कि ऐसा चिपका रहेंगे, संयोजी उत्कोण से क्या जुड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं हम अधिविसर्ग या एपिडिडिमिस। और ये आगे चल के कहाँ खुलेंगे? शुक्रवाहिनियों में। अब देखो ये सब जो नलिकाएं हैं, ठीक है, नलिका बस केवल नाम चेंज है, बस थोड़ा कार्य अलग रहते हैं। अब देखो कि ये जो बोलेंगे कि जो अधिविसर्ग नलिका होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो बोलेंगे जो अधिविसर्ग होता है, इसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं, अधिक मात्रा में संग्रहित होते हैं, और शुक्राणु को पोषण भी मतलब ऊर्जा भी मिलता है। और क्या होता है कि इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। परिपक्व अर्थ होता है तैयार हो जाते हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो बस एपिडिडिमिस में इतना कार्य होता है कि शुक्राणु इसमें संग्रहित होंगे और ये कहेंगे ये सक्रिय हो जाते हैं, यहाँ पर मतलब कि पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। बस इतना ही एपिडिडिमिस का कार्य इतना होता है। अब देखो आगे देखेंगे कि जो हमारा है वैस डिफरेंस, ये है वैस डिफरेंस। अब देखो वैस डिफरेंस किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जाने। देखो वैस डिफरेंस शुक्रवाहिनियां, शुक्र को वाहक का प्रदान करना, शुक्र को वाहक का प्रदान करना, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनियां। अब देखो शुक्रवाहिनी क्या होता है, बोलेंगे कि यहाँ पर अधिविसर्ग है, यहाँ पर से यहाँ पर कोई है, ये पुष्प भाग है, विसर्ग है गोल टाइप का। तो यहाँ पर पीछे मतलब कि लास्ट वाला भाग है, प्लस वाला, बोलेंगे विसर्ग के पुच्छ भाग से या अधिविसर्ग से 30 सेंटीमीटर, कितनी? 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर वो भी क्या करके ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो ये भी क्या होंगे कि 30 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है। अब देखो कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कोई
यहाँ पर कुछ इस टाइप का विसर्ग है, ठीक है। यहाँ पर कोई विसर्ग है तो यहाँ पर अधिविसर्ग होगा, यहाँ पर विसर्ग जालक होगा, यहाँ पर शुक्र नलिकाएं होगी। तो यहाँ पर जो ऐसे से टेढ़े मेढ़े यहाँ पर निकली, यही होता है, यह 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, ठीक है। ये जो यहाँ पर बीच में पाई जाती है, यहाँ पर मतलब पीछे भाग में जहाँ शुक्रवाणी यहाँ पर शुक्र निर्माण हो, यहाँ से आते हुए यहाँ पर विसर्ग जाएगा, विसर्ग जाएगा अधिविसर्ग, अधिविसर्ग से यहाँ पर आगे निकल के आएंगे। तो यही जो होता है ये 30 सेंटीमीटर बोलेंगे कि विसर्ग के पुष्ट भाग से, विसर्ग के पुष्ट भाग से अधिविसर्ग से 30 सेंटीमीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनियां। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनियां, जिसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। अब देखो वैस डिफरेंस क्या होता है कि ये क्या करती है, शुक्र मतलब कि जो शुक्राणु होता है इसको वाहक कार्य करेंगे। अब देखो शुक्र, अब देखो ये नलिकाएं का इनका कार्य क्या होता है। पहले तो बना हमारा शुक्र नलिकाएं, उसमें शुक्राणु बने, शुक्राणु बने तो शुक्राणु वहां से शुक्र नलिकाएं आपस में जाल बनाई और जाल को विसर्ग जालक बोले, मतलब कि जब शुक्राणु जालक में आए। अब देखो जालक से मतलब शुक्रवाहिका निर्माण हुई, मतलब कि शुक्राणु भी शुक्रवाहिका में आ गई, शुक्रवाहिका में रुकी तो यहाँ पर अधिविसर्ग नलिका पाया गया, अधिविसर्ग में आई, अधिविसर्ग करने के बाद शुक्रवाहिनी पे गए और यहाँ से शुक्रवाहिनी से होते बाहर निकल आएंगी। और जो शुक्रवाहिनियां होती हैं एक स्खलन नलिका का निर्माण करती है, जो यहाँ से ऐसे आते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर पेनिस के पास पहुंच जाते हैं, मूत्र मार्ग के रास्ते से क्या होती है, बाहर निकल आती है, ठीक है। अभी पेनिस आगे में पढ़ेंगे, सीसन किसे कहते हैं आगे पढ़ेंगे। अब देखो ये नलिकाएं जो होती है, नलिकाएं हो गई, ठीक है। बस बोलेंगे कि ये शुक्र नलिकाएं आपस में कुंडित होकर एक नलिका का निर्माण करते हैं जिसे हम विसर्ग जालक कहते हैं। और वैस डिफरेंस शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका विसर्ग जालक से छोटे छोटे नलिकाएं निकलते हैं जिसे विसर्ग जालक बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोलते हैं, मतलब कि वैस डिफरेंस या। और जो इपिडिडिमिस अधिविसर्ग होता है, अधिविसर्ग क्या होता है कि शुक्रवाहिका से 6 मीटर लंबी एक नलिका होती है, यह संयोजी उत्कों से जुड़ा होता है, इसमें शुक्राणु का परिपक्वन होता है, ठीक है। बस यही बोल देंगे। और ये हमारा वैस डिफरेंस जो होता है शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनी क्या होता है कि विसर्ग के पुष्ट भाग से 30 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये आगे चल के स्खलन नलिका निर्माण करती है, स्खलन नलिका 2 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो ये हमने नलिका के बारे में समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो सहायक नलिका होगी, ये हमारा मतलब कि जो द्वितीयक लैंगिक जनन के अंतर्गत ये सहायक नलिका थी। अब आगे जो दूसरा पार्ट हमारा है सहायक ग्रंथियां, इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो हमने सहायक नलिका के बारे में जान लिया, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में जान लिया कि सहायक नलिकाएं 4 होती है, विसर्ग जालक, शुक्रवाहिका, अधिविसर्ग, शुक्रवाहिनियां, ठीक है। इसके ऊपर बस हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा जो दूसरा पार्ट है इसका, ये 2 भागों में बांटा गया था। पहला हमारा मतलब कि सहायक नलिका और दूसरा होता है सहायक ग्रंथियां, एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथियां। तो देखो मैंने शुक्र नलिका को पढ़ लिए। अब देखो इसको जानेंगे कि जो मतलब कि सहायक ग्रंथियां होती हैं ये क्या होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथियां, ठीक है, भूलना मत। तो अब देखो विसर्ग जालक की 4 पार्ट है। अब देखो जो ये सहायक ग्रंथियां है, सहायक ग्रंथियां, ये सहायक ग्रंथियां बोलेंगे, ये 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होता है। पहला होता है हमारा सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। पहला होता है हमारा सेमिनल वेसिकल और इसको बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल को बोलते हैं शुक्राशय, इसको बोलते हैं शुक्राशय। और दूसरा जो होता है हमारा, उसको बोलेंगे प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड। ग्लैंड का अर्थ होता है ग्रंथि, ये भूलना मत, ठीक है। इसको बोलते हैं पुरोस्थ ग्रंथि, पुरोस्थ ग्रंथि, ठीक है, पुरोस्थ ग्रंथि। और तीसरा होता है वो हमारा होता है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड, ठीक है। इसको काउपर ग्लैंड को बल्बोयूथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये नाम भी आप याद रखेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, ठीक है। तो अब देखो मतलब कि सहायक नलिकाएं 4 होगी, लेकिन जो मतलब कि सहायक ग्रंथियां हैं, एक्सेसरी ग्लैंड है, वो इसके अंतर्गत कितने? 3 है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो होते हैं वह 3 होते हैं, ठीक है। कितने? 3 होते हैं। तो पहला होता है हमारा सेमिनल वेसिकल जिसको बोलते हैं शुक्राशय, दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं पुरोस्थ ग्रंथि, और तीसरा होता है काउपर ग्रंथि जिसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि या बल्बोयूरिथ्रल ग्रंथि, ठीक है। तो ये हमारे 3 होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन टाइप में पूछे गए ऑब्जेक्टिव में कि जो द्वितीयक लैंगिक अंग है इसके 2 भाग होते हैं, जो सहायक ग्रंथि होती है वह कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है। ये तब आप याद रखेंगे, इसको हेडिंग बनाकर आप सब लिख सकते हैं, ठीक है।
अब थोड़ा जानेंगे कि जो ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल शुक्राशय किसे कहते हैं, ठीक है। तो शुक्राशय किसे कहेंगे ये ठीक है देखते हैं। देखो शुक्राशय किसे कहते हैं, बोलेंगे कि यह एक जोड़ी वन पेयर, कितना, वन पेयर, वन मतलब एक जोड़ी। देखो जोड़ी का अर्थ होता है दो। अब जैसे आप जूता खरीदते हैं ना, बोलेंगे जैसे चप्पल हो गया एक जोड़ी, बोलेंगे एक जोड़ी, चप्पल दो रहेंगे, ठीक है, एक जोड़ी बोलेंगे, एक जोड़ी मतलब दो, ठीक है। बोलेंगे कि ये जो शुक्राशय होता है यह एक जोड़ी ग्रंथिल नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, ग्रंथिल नुमा संरचना होती है। जो इसमें क्या होता है कि जो पीले बोल सकते हैं, पीले द्रव को स्रावित करती है। अब ये शुक्राशय जो होता है यह बोल रहा है कि हम मतलब कि ये एक जोड़ी ग्रंथिल नुमा संरचना होती है और यह पीले द्रव को स्रावित करती है, ठीक है। देखो पीले द्रव को स्रावित करेगी, जैसे आप यहाँ पर जब फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा टाइप का रहेगा, यहाँ पर बीच में कुछ भी रहेगा। तो यहाँ पर देखो बगल में जो आरी बगल में दो रहेंगे, ठीक है, एक जोड़ी वही होगा, यही होगा जो हमारा शुक्राशय होगा, ठीक है। तो आप लोग फिगर में देखेंगे, आगे अभी पार्ट में दिखाएंगे कि मतलब आगे या नेक्स्ट बार अभी देखेंगे कि जो शुक्राशय होगा कि नर का जनन तंत्र होता है कहाँ पाया गया है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जो ये शुक्राशय होता है, बोलेंगे कि यह एक जोड़ी ग्रंथिल नुमा संरचना होती है। यह पीले द्रव को स्रावित करती है और इसमें 60 से 70% कितना, 60 से 70% क्या पाया जाता है, वीर पाया जाता है, ठीक है। इसमें 60 से 70% वीर पाया जाता है, जो मतलब कि बोल सकते हैं कि वीर के कुछ भाग का निर्माण करते हैं। वीर को इंग्लिश बोलते हैं सेमन। तो बोलेंगे कि यह एक जोड़ी ग्रंथिनुमा संरचना होती है, यह पीले द्रव को स्रावित करते हैं, यह वीर के 60 से 70% कुछ भाग को निर्माण करती है, ठीक है, बस इतना ही। अब बोलेंगे कि इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है फ्रक्टोज, पहला होता है हमारा फ्रक्टोज। इसमें मतलब शुक्राशय में दो प्रोटीन पाए गए, पहला प्रोटीन है उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज क्या करता है, फ्रक्टोज जो होता है शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है और पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, पोषण देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। अब देखो जो प्रोस्टाग्लैंड होता है, प्रोस्टाग्लैंड मतलब कि जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय में प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है फ्रक्टोज और दूसरा होता है प्रोस्टाग्लैंड। मतलब कि जो फ्रक्टोज होता है ये पोषण प्रदान करेगा और जो प्रोस्टाग्लैंड होता है ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंड ये शुक्राणु को सक्रिय बनाता है। क्या करता है, सक्रिय बनाता है, प्रोस्टाग्लैंड, ठीक है। ये एक प्रोस्टाग्लैंड प्रोटीन होता है शुक्राशय में। तो यह प्रोस्टाग्लैंड क्या करता है, यह शुक्राणु को सक्रिय बनाता है, मतलब क्रियाशील बनाता है ताकि निषेचन की क्रिया हो सके, ठीक है। इसलिए क्या करता है, उसको क्रियाशील बनाता है, ठीक है। बस इतना ही काम करना है शुक्राशय, ठीक है। अब देखो शुक्राशय हुआ। अब दूसरा थोड़ा देखते हैं कि जो हमारा एक प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसका बोलते हैं पुरोष ग्रंथि। अब ये पुरोष ग्रंथि क्या होता है, इसको बोलेंगे कि यह जो होता है यह मूत्र मार्ग के आधार पर, यह मूत्र मार्ग के आधार पर, मूत्र मार्ग को बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो बोलेंगे कि यह मूत्र मार्ग के आधार पर एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, एक बड़ी ग्रंथि होती है। कौन होता है, पुरोष ग्रंथि। ये क्या करता है, यह क्षारी द्रव को स्रावित करता है। कैसा द्रव रहता है, क्षारी जो होता है द्रव है, क्षारी द्रव को स्रावित करते हैं। और ये 25 से 30%, 25 से कितना, ये 25 से 30%, ये 25 से 30% मतलब कि वीर का निर्माण करते हैं। जो शुक्राशय था ये 60 से 70% वीर का निर्माण किया और जो ये पुरोष ग्रंथि है 25 से 30% क्या करता है कि वीर के कुछ भागों का निर्माण करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये क्षारी द्रव को स्रावित करता है। क्या करता है, क्षारी द्रव को स्रावित करता है। अब ये से जब 25 से 30% बना लिए वीर, ठीक है। इसमें देखो इससे क्षारी द्रव में आ गया हमारा एंजाइम, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जैसे सिट्रिक अम्ल, ठीक है। जैसे हो गया हमारा सिट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है, सिट्रिक अम्ल हो गया। और जैसे फास्फेटेज हो गया, ठीक है, सिट्रिक अम्ल फास्फेटेज हो गया। और प्रोटियोलिटिक हो गया, एंजाइम प्रोटियोलिटिक एंजाइम हो गया, ठीक है। ये सब उसमें एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम कौन कौन, जैसे पेप्सिनोजन हो गया हमारा, ठीक है, और माइसोजाइम हो गया, ठीक है, लाइसोजाइम हो गया, और एमाइलेज हो गया, ठीक है, हाइड्रोलिनिडेज हो गया। ये सब क्या होता है उसमें स्रावित होती हैं। कौन करता है, ये पुरोष ग्रंथि करता है। और ये सब क्या करते हैं,
ये सब इसमें फॉस्फेटेज, ये सब जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं, ये सब इसमें किसमें पाए जाते हैं? पुरुष ग्रंथियों में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोऑरिनिडेज ये सब यहाँ पर ग्रंथि, मतलब कि यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं इसमें शुक्राशय में पाए जाते हैं। ठीक है, बस आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो पुरुष ग्रंथि होते हैं इसमें कुछ एंजाइम पाए गए। देखेंगे कि ये जो काउपर ग्रंथि होता है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए काउपर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है तो बोलेंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, अब देखो ये काउपर ग्रंथि का क्या कार्य होता है। ठीक है, ये जो काउपर ग्रंथि होता है, ये काउपर ग्रंथि क्या होता है कि ये क्षारीय द्रव को स्रावित करता है। कैसा? लसलसा क्षारीय द्रव को स्रावित करता है, जिससे क्या होता है, क्षारीय द्रव को जब स्रावित करेगा तो ये क्या करता है, ये जो मूत्र मार्ग, जैसे यहाँ पर कोई मूत्र मार्ग है, ये क्या करेगा, इसको चिकना बनाएगा। ये क्या करेगा, इसको चिकना बनाएगा, क्षारीय बनाएगा। ठीक है, जिससे शुक्राणु आसानी से क्या करेंगे, आसानी से इसमें ऐसे क्या गति कर पाएंगे, जिसमें शुक्राणु करेंगे आसानी से गति कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो काउपर ग्रंथि होती है, बस इसमें लसलसा क्षारीय द्रव स्रावित होता है और यह मूत्र मार्ग को स्नेहक बनाते हैं, चिकना बनाते हैं, जिससे शुक्राणु आसानी से गति कर सके। ठीक है, तो ये हमने तीनों भाग देख लिया कि जो सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं, सहायक ग्रंथियों में 3 पाई जाती हैं, शुक्राशय और पुरुष ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। अब देखो एक छूट गया, ये जो पुरुष ग्रंथि होता है। ठीक है, पुरुष ग्रंथि, ठीक है, देखो जो पुरुष ग्रंथि होता है, देखो जैसे ये दो वन पेयर मतलब विषण है, ये विषण है। ठीक है, ये विषण है और यहाँ पर शुक्रवाहिनी नलिकाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करके, यहाँ पर एक कुंजी टाइप लगा रहता है। ठीक है, दरवाजा लगा रहता है। अब दरवाजा क्यों लगा रहता है? जो पुरुष ग्रंथियां है, यही पुरुष ग्रंथि यहाँ पर स्थित होता है। कौन? पुरुष ग्रंथि। इसका कार्य क्या होता है, देखो कि जब यहाँ से शुक्राणु जाएंगे, यहाँ से जब शुक्राणु जाएंगे तब क्या करता है, ये जब मूत्र मार्ग को बंद कर देता है। जैसे यहाँ पर कोई वृक्क है, यहाँ से नलिकाएं आई हैं। ठीक है, यहाँ से नलिकाएं आई हैं, देखो ये मूत्राशय, यहाँ से मूत्र आएंगे, यहाँ से शुक्राणु मतलब शुक्राणु जाएंगे। जब मूत्र निकलता है, यूरिन निकलता है, तो क्या करता है कि शुक्राणु का जो मार्ग होता है उसको बंद कर देता है। जब क्या करता है कि जब यहाँ से शुक्राणु निकलेंगे तो इसको बंद कर देगा, और जब मतलब कि यूरिन निकलेगी तो शुक्राणु मार्ग को बंद कर देता है। ठीक है, अगर यही जब पुरुष ग्रंथि क्या करता है कि जब कमजोर रहता है तो क्या करता है कि ऑटोमेटिक शुक्राणु निकल जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक शुक्राणु बाहर निकल, जिससे स्वप्न दोष भी हो सकता है। ठीक है, और जो पेनिस होता है, अभी आगे पढ़ेंगे पेनिस के बारे में। ठीक है, तो ये जो होता है कि जो पुरुष ग्रंथि होता है, यही क्या करता है, यही एक कुंजी नुमा होता है। जब मतलब कि जब पेशाब आएगा तो उस पेशाब वाले को खोल देगा और शुक्राणु नलिका को बंद करेगा, और जब शुक्राणु निकलेगा तो पेशाब वाले नलिका को बंद कर देता है। ठीक है, यही कार्य होता है। ठीक है, अब ये जो काउपर ग्रंथि था, काउपर ग्रंथि क्या होता है, जब ये कमजोर हो जाता है। ठीक है, काउपर ग्रंथि जो होता है वो कुछ इस टाइप का, यहाँ पर कुछ एक जोड़ा टाइप रहता है। तो यही जो रहता है ये काउपर ग्रंथि है, ये मतलब कि जब 40 से 50 मतलब कि 40-50 उम्र वाले देखेंगे, उसमें क्या होता है कि जो काउपर ग्रंथि होता है ऐसे फूल जाता है। ठीक है, फूल जाता है, जिससे क्या होता है यूरिन को बाहर निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसको क्या कहता है, ऑपरेशन द्वारा इसको निकाल दिया जाता है। किसको? काउपर ग्रंथि को। ठीक है, जिससे क्या होता है कि धातु नमक रोग भी होता है। कैसा होता है? धातु नमक रोग होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, इस काउपर ग्रंथि को क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखो, हम लोग समझिए कि जो शुक्राशय ग्रंथि होता है, ये पुरुष ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, तीनों देख लिए ना। शुक्राशय का क्या कर होता है कि यह एक जोड़ी होता है। ठीक है, ग्रंथिलुमस होता है, ये पीले मतलब कि पीले द्रव को स्रावित करता है। इसमें 60 से 70% मतलब कि शुक्राणु का निर्माण करते हैं, वीर का निर्माण करते हैं, और ये जो होता है 25 से 30% वीर का निर्माण करता है। काउपर ग्रंथि जो होता है ये मूत्र मार्ग को स्नेहक बनाता है। ठीक है, ये हमारा खत्म हुआ, सहायक ग्रंथियां हो गई और सहायक नलिकाएं हो गई। ठीक है, मतलब कि द्वितीयक लैंगिक जो है अंग है, इसके अंतर्गत जो पार्ट थे, 2 पार्ट थे, तो इन दोनों को हमने देख लिया। ठीक है।